NCDEX presents Commodity की पाठशाला powered by Money Control. वेरी गुड इवनिंग सभी डेलीगेट्स को और ऑडियंसेस को एंड वेरी वार्म वेलकम टू द NCDEX IPF की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस समारोह में। हमारा कमोडिटी डेरिवेटिव्स पिछले 19 साल 20 साल से चल रही है भारत में। सन 2003-4 को जब से कमोडिटी एक्सचेंजेस की शुरुआत हुई है, यानी खास तौर पे NCDEX, MCX और NMCE, इन तीन कमोडिटी एक्सचेंजों ने अपना कार्यकाल शुरू करा था सन 2003-4 से। उसके बाद जो अगले 19 वर्ष, हम सन 2022 में ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं अभी, यानी दिसंबर महीना चल रहा है। वैसे इस दिसंबर महीने को मुझे खुशी होती है बताते हुए कि वी आर कंप्लीटिंग 19 ईयर्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। यानी आई एम टॉकिंग ऑफ द, अगर मैं पूरी कमोडिटी मार्केट की इकोसिस्टम की बात करूं तो हम लोग पिछले 19 साल से इस मार्केट में मौजूद हैं। अब इस 19 सालों में कई सारे चीजें आई हैं, कई सारे, जैसे अगर NCDEX की मैं बात करूं, खास तौर पे हमारा प्रयास ये रहा है कि हम जो इंडिया के कमोडिटीज है, खास तौर पे जो कृषि से जुड़े हुए कमोडिटीज है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है, और उसके साथ साथ जैसे कुछ एक नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज है जिसके बारे में आज हम इस समारोह में चर्चा करेंगे, यानी वो है स्टील। जैसे लुधियाना जो शहर है, लुधियाना शहर दो कमोडिटियों के लिए, दो तरीके के इंडस्ट्री के लिए बहुत मशहूर है। एक तो है इंजीनियरिंग एंड आयरन एंड स्टील, और दूसरा है टेक्सटाइल्स। करेक्ट नितिन जी? ये दो इंडस्ट्रीज लुधियाना में काफी मशहूर है। खासतौर पे मैं पंजाब और पूरे नॉर्थ इंडिया की अगर दृष्टिकोण से देखूं तो ये दो इंडस्ट्रीज काफी तरह से स्थापित हुई है लुधियाना में, कई सालों से, कई दशकों से, कई सालों से स्थापित हुई है। तो इस लुधियाना के जो कमोडिटीज के दृष्टिकोण से को लेते हुए हमने आज का जो हमारा जो समारोह ये किया, हम दो कमोडिटीज में खास तौर पे फोकस करने की प्रयास करेंगे आपके सामने। एक तो है कि जो स्टील कॉन्ट्रैक्ट है, अभी स्टील की क्या महत्वपूर्ण है भारत में सभी जानते हैं, क्योंकि आयरन एंड स्टील सेक्टर जो है इंडिया में लगभग, अगर आप कम से कम न्यूनतम बात करें तो कम से कम 3 to 4% GDP का उन पे भाग है। जो आयरन एंड स्टील सेक्टर है इंडिया में, कम से कम मैं समझता हूं कि अभी इसे आंकड़े, कई सारे आंकड़े आते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कम से कम 3 लाख से 4 लाख करोड़ तक का सालाना कंट्रीब्यूशन है आयरन एंड स्टील सेक्टर का, इन टर्म्स ऑफ द मार्केट साइज। मार्केट का अगर साइज देखें ऑल ओवर इंडिया में, और हमें सभी को पता है कि भारत अभी मौजूदा में नंबर 2 प्रोड्यूसर है, नंबर 2 प्रोड्यूसर और नंबर 2 कंज्यूमर है आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स के। अगर आप चाइना का आंकड़ा ले ले, चाइना तो लगभग 900-950 मिलियन मेट्रिक टन सालाना का प्रोडक्शन है चाइना का, और अगर पूरे विश्व का आंकड़े देखे तो कम से कम 1800-1900 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन है पूरे ग्लोब में। अभी भारत का जो कंट्रीब्यूशन है, भारत का कंट्रीब्यूशन लगभग 110 से 120 मिलियन मेट्रिक टन का होना चाहिए आंकड़ा, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में हमेशा एक दुविधा आती है कि प्रॉपर आंकड़े आते नहीं है, और प्रॉपर आंकड़े इसलिए नहीं आते क्योंकि आपके मेन प्रोड्यूसर्स के साथ साथ एक अच्छी खासी सेकेंडरी सेक्टर की प्रोडक्शन है। ऑफ कोर्स मुझे सेकेंडरी सेक्टर शब्द यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार ने खुद सेकेंडरी सेक्टर शब्द को अपने डिक्शनरी से हटवा दिया है। अभी इसको इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर्स के हिसाब से जानते हैं। तो अगर नॉन इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसमें आंकड़े इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। फिर भी भारत में माना जाता है कि 110 से 120 मिलियन मेट्रिक टन की सालाने की प्रोडक्शन है। तो इतनी बड़ी प्रोडक्शन के साथ, और सरकार की जो नीति है आगे आने, जैसे नेशनल स्टील पॉलिसी सरकार ने एक 3-4 साल पहले घोषित करा था, तो उसमें प्लान ये है कि 2025 से 2030 के बीच में भारत कम से कम 300 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन करेगा। यानी कि अभी का जो स्तर है वहां से कम 2.5 से 3 गुना प्रोडक्शन की उम्मीद रख रहे हैं सरकार इस इंडस्ट्री से। इतनी बड़ी प्रोडक्शन और इतनी बड़ी कंजम्पशन, और जिस हिसाब से भारत की ग्रोथ देखी जा रही है, अभी भारत 5th बिगेस्ट इकोनॉमी हो गया है वर्ल्ड में, और कहा जाता है कि आगे 1-2 सालों में मे बी 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी होगा, जर्मनी और जापान को भी पार करके। तो अगर ऐसी इस तरीके का ग्रोथ का हम देख रहे हैं, तो इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की अच्छी भागीदारी रहनी चाहिए इस पूरे ग्रोथ में। यानी जो इकोनॉमिक का ग्रोथ है, अर्थव्यवस्था है अपनी इंडिया की, उसमें आयरन एंड स्टील और लोहे और इस्पात की जो व्यापार है या जो इंडस्ट्री है, उसकी अच्छी
भूमिका होनी चाहिए, बिकॉज कोई भी नेशन का ग्रोथ हो तो स्टील से होता है। अब इतनी ग्रोथ होती है तो इतनी उसके साथ साथ उतार चढ़ाव भी होता है। जैसे भावों में, अभी जैसे ग्रोथ तो होगी लेकिन ग्रोथ लीनियरली नहीं होगी, कभी कभार होगा, कम होगा, बढ़ेगा। तो उस हिसाब से भावों में भी जो भाव है, जो आयरन एंड स्टील के भाव है, उसमें भी तेजी मंदी काफी देखने को मिलेगी और ऑलरेडी मिल रही है। जैसे आपको पता होगा कि इस साल में है हमने लगभग हाईएस्ट प्राइस टच करा था कई सारे स्टील प्रोडक्ट्स का। अगर आप बिलेट देखें, मंडी गोविंदगढ़ जो अपने लुधियाना से बिल्कुल 50 किलोमीटर, जिसको एशिया का स्टील सेंटर माना जाता है, अभी नहीं कई सालों से, तो वहां पर बिलेट का दाम 62,000 बेसिक रेट थी मंडी गोविंदगढ़ में। और जब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई सरकार ने, तब वो भाव घटकर ऑलमोस्ट 43,000 तक आ गया था। तो उस तरह की मंदी भी देखने को मिली। और जब से सरकार ने 3 हफ्ते पहले इस एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटवाया, तब एक तेजी भी देखने मिली। तो ये तेजी मंदी का जो मैनेजमेंट है, प्राइस रिस्क मैनेजमेंट, इसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है। और एनसीडीएक्स ने वही प्रयास किया है कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना के दे। और हमने वही कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करा है जो इंडस्ट्री को जिसको जरूरत है। जैसे हमारी कॉन्ट्रैक्ट बिलेट और इंगट पे है, तो हमने एक प्लेटफॉर्म दिए हैं जहां पर आप अपना प्राइस रिस्क हेजिंग कर सकते हैं और जो तेजी मंदी का जो उतार चढ़ाव है उससे बच के चल सकते हैं। यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द प्राइस रिस्क हेजिंग, क्योंकि इंडस्ट्री को आज के तारीख में इस टूल की बहुत सख्त लागत है। तो हमारा प्रयास है, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अपनी जो स्टील कॉन्ट्रैक्ट है, हमने अगस्त 22 इस साल को 2022 को हमने शुरू करा था। और वहां से लेके अभी तक का तो सफर है, जो 3-3.5 महीने का जो अभी जो लिमिटेड विंडो है हमारे पास, उसमें वॉल्यूम, पार्टिसिपेशन, ओपन इंटरेस्ट और जो डिलीवरी है खास तौर पे, क्योंकि हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिलीवरी बेस्ड है। हमारी डिलीवरी का सेंटर है मंडी गोविंदगढ़, जो लगभग 50 किलोमीटर है इस जगह से, लुधियाना से। तो हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में एक अच्छा ये देखा है, पार्टिसिपेशन देखा है। और मैं समझता हूं कि आज का जो प्रयास है, आज की जो पाठशाला का, कमोडिटी की पाठशाला का जो प्रयास हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसके बारे में आपको बताएं। और साथ साथ जैसे अपना हमारे जो चीफ गेस्ट है वो भी दूसरे सेक्टर पे कवर करेंगे नितिन जी के साथ। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको इस चीज के बारे में बताएं कि कैसे आपको ये लाभदायक है आपके लिए। एंड इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम योर बिजनेस। ऐसा नहीं कि आपकी बिजनेस एक है और आपका ये जो हम जो बातचीत कर रहे हैं वो दूसरी बात है। ये बेसिकली दोनों मिले जुले हैं एक दूसरे से। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये जो और हमारी उम्मीद भी यही है कि हम आपको एटलीस्ट ये बता के जाएं कि क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर यू, फॉर द एटलीस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री, चाहे वो उद्योग से जुड़े हो, चाहे व्यापार से जुड़े हो। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में आप कैसे अपना बिजनेस को इंटीग्रेट कर सकते हो, और इस जो तेजी मंदी है, जो उतार चढ़ाव हो रहा है प्राइसेस से, जो वॉलेटिलिटी हो रही है प्राइसेस में, उससे कैसे अपने बच के चले। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास हम आज लुधियाना में कर रहे हैं मनी कंट्रोल के साथ। एंड विद दिस आई वुड once again warmly invite and thank each one of you for being here, and maybe we can start the discussion. पैनलिस्ट हमारे साथ हैं और हम आपके आने से पहले भी यहाँ पर काफ़ी सारे डिस्कशंस कर रहे थे इस चीज़ को लेकर कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि पूरी जो वैल्यू चेन है, स्टेक होल्डर्स हैं, कैसे एक डेरिवेटिव मार्केट्स का यहाँ पर फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करेंगे और आप सबसे पहले एक तो फर्स्ट कमेंट्स ही लेना चाहेंगे। एंड राजीव जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आप कैसे देखते हैं डेरिवेटिव मार्केट को फर्स्ट, एंड जो 2 इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं लुधियाना के लिए, चाहे वो कॉटन टेक्सटाइल है या फिर स्टील है, कैसे यहाँ के लोगों ने इस प्लेटफॉर्म का लुत्फ उठाया है, बेनिफिट किया है? If you talk about the industrial commodities, वो steel and cotton है, people do consider gold and silver as their hobby, but otherwise, for a manufacturing small scale industry, I think whenever they book order, they have to take a call. They need to have a price risk management, which all commodity platforms are started giving. एंड इसमें अगर इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन जितना बढ़ेगा, डिस्कवरी और प्राइस उतना ही बेटर होगा। राजीव जी, आप बहुत सालों से इस बिजनेस में हैं जहां पर आप इन दोनों ही कमोडिटीज को देखते हैं। एक्सचेंज आने से आपके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ा? एक्सचेंज आने से द इंडस्ट्री हैज नॉट मेड अ गुड आउटपुट फ्रॉम दैट, बट फॉर कॉटन पर्टिकुलरली द फार्मर्स हैव बिकम मोर विजिलेंट एंड दे are getting आप ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री से फार्मर ज्यादा स्मार्ट है? You can say that because industry is dependent upon some overseas factors because you have to export, but Indian commodities at present they are not in parallel to what
the international prices are. But certainly जो farmers पहले बेवकूफ़ बन जाते थे, now they are becoming very intelligent and they have their rates on their mobile and they check before they want to sell. मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, I'll keep coming to you. But नितिन जी, what is your view कि क्या फ़र्क पड़ा है? और जैसे राजीव जी ने एक पॉइंट वहाँ पर बताया कि जब हम कमोडिटीज़ की बात करते हैं तो सरकार के मेजर्स, टैक्सेस, इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या हो रहा है, और इस साल तो मैक्रोज, रेट हाइक्स, बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमने आता हुआ देखा. एक्सचेंजेस इन सब जो रिस्क हैं या जो नी जर्क रिएक्शंस हैं, इसे कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? First of all, I would like to thank you, Money Control, NCDX, for giving us this opportunity to partner, part one. Secondly, Rajiv ji, थोड़ा मैं इनसे जरूर I've been interacting with Rajiv ji for a pretty long time, and he's one of the key hedgers for Ludhiana. तो जहाँ तक ये कह रहे हैं कि farmers smart हो गए हैं, तो he has smartly taken deliveries from MCX, obviously on the cotton front, and I think he's hedging on the NCDX part for the steel as well, and he had been hedging it for a pretty long time. So as an industry, now he's representing Ludhiana industry. I feel a lot of industrialists are now using this platform for sure. तो जहाँ तक मैं बात करता हूँ कि फ़र्क क्या पड़ा, one thing he also referred is कि फार्मर्स भी मोबाइल पर रेट देखते हैं. तो ट्रांसपेरेंसी जो हम बार बार बात करते हैं, किसी भी डेरिवेटिव कमोडिटी एक्सचेंज का क्या फ़ायदा हो सकता है, तो ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा आ गई है कि फार्मर भले कॉटन का रेट देख करके कॉटन बेचता है, मिलर कॉटन का रेट रेफरेंस पॉइंट बन गया है. गोल्ड, मेरे ख्याल से जितने भी लोग हम कभी भी सोना खरीदने जाते हैं, first reference point is gold on the exchange. Earlier we used to refer gold कि सिर्फ दिल्ली का एक रेट आया करता था, बॉम्बे का रेट देखते होते थे. Now you have a universal rate. So development of derivative markets have given that sort of comfort for all the investors and traders and users per se कि उसको हम बहुत बड़ा बेनिफिट मैं मानता हूँ. पार्ट टू, जो डेरिवेटिव मार्केट्स के 2-3 काम होते हैं. एक, प्राइस मेकिंग सिस्टम, वो इतना अच्छा डेरिवेटिव मार्केट्स ने बना के दिया है. कुछ कमोडिटीज़ मैच्योर हो रही हैं, कुछ कमोडिटीज़ मैच्योर हो गई हैं. तो जो कमोडिटीज़ मैच्योर हो रही हैं वो दे शुड टेक द हिस्ट्री इन माइंड, कीप द हिस्ट्री इन माइंड कि धीरे धीरे कैसे चीज़ें मैच्योर हुई अलग कमोडिटीज़, अदर कमोडिटीज़ के लिए. वी कैन टॉक ऑफ कॉटन. तो कॉटन डे वन मैं यहाँ पर आई ट्राइड अ लॉट कि कॉटन मैच्योर हो, बिकॉज लुधियाना इज़ अ प्रीडोमिनेंटली अ कॉटन्स मार्केट. तो आई यूज्ड टू विजिट ऑल द बिग नेम्स ऑफ कॉटन इंडस्ट्री. तो वहाँ पर कभी किसी ने मेरे को कहना, नितिन जी इसकी ऑप्शंस में ट्रेड नहीं होता, या ये लिक्विड नहीं है. बट ऑलमोस्ट एवरीवन, all the millers are now using cotton at least as a reference point for sure. Same is case with steel. हम पहले as a member, I think I used to have around 15% of open interest of steel when it was earlier traded on NCDX, and today also हमने ठीक ठाक वॉल्यूम किया स्टील के ऊपर. तो इसके लिए भी एक रेफरेंस पॉइंट मैं दूंगा कि मई में prices of steel were like mad, going mad because of that Ukraine war. तो हर भाव पे there was a buyer. मंडी गोविंदगढ़ का कोई भी भाव था, उससे ऊपर भी बायर था, उससे नीचे भी बायर था, एट एवरी पॉइंट, बिकॉज एक ऑल्टरनेट सोर्स जो डेरिवेटिव मार्केट से हम एक्सपेक्ट करते हैं. तो एक दूसरा जो मैं बात करना चाहता था कि डेरिवेटिव मार्केट्स के क्या काम है, प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस को बनाना, प्राइस रिस्क मैकेनिज्म, कि जब मेरे को पता है कि मेरे को स्पॉट मार्केट से माल नहीं मिल रहा तो डेरिवेटिव मार्केट्स के ऊपर माल मिलना शुरू हो गया. थर्ड, इट इज नाउ बैक्ड बाय डिलीवरीज. तो ऐसा नहीं है कि हवा में कोई भाव हो सकता है, तो कोई भाव हवा में नहीं है. अगर आपका कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई गैप है फिजिकल मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट्स में,
तो इट इज़ बैक्ड बाय डिलीवरी, आप ले सकते हैं, दे सकते हैं. So that is one very good part of derivative markets, जो कि which have evolved over a period of time, and by chance 2003 से ही मैं commodities derivatives में ट्रेड कर रहा हूँ, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च हुए हैं पैन इंडिया, उसमें मैं ज़्यादा तो नहीं, पहले 50 ट्रेडर्स में पहला ट्रेड मतलब ट्रेड मेरा होता है amongst first 50 trades in any of the derivative contract that is ever being launched since 2002. तो मेरे हाथ से ट्रेड हुआ होता है. सो आई कैन वाउच कि जिस तरह से ये डेरिवेटिव मार्केट्स, भले वो इक्विटी हैं भले कमोडिटीज़ हैं, जिस तरह से वो मैच्योर हो रही हैं इंडिया में, उसका वो एक लाजवाब तरीका है. बट ऑब्वियसली वो चिकन एंड एग स्टोरी भी है कि वी कीप ऑन वेटिंग फॉर कि कोई आदमी आएगा, लिक्विडिटी लेके आएगा. अब गर्ग साहब जब तक नहीं आएंगे तो लिक्विडिटी कहाँ से आएगी, या कोई भी और मिलर अगर सिस्टम में नहीं आएगा तो लिक्विडिटी कहाँ से आएगी. ऐसे ही फार्मर जब तक कोई नहीं आएगा तब तक लिक्विडिटी कहाँ आएगी. एंड ऑब्वियसली एक और चीज़ जो अच्छी देखने में दिख पा रहा हूँ मैं कि एफपीओज अब सामने आ रहे हैं, और जितने एफपीओज में आई वाज विद अरुण जी इन कुर्ग, तो ही वाज लॉन्चिंग कॉफ़ी. तो एक कॉफ़ी जैसा इतना छोटा सा कमोडिटी अगर एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, और वहाँ पे मेरे ख्याल से 110 प्लांटर्स हैं जिनमें से 80 लोग वहाँ पे अवेलेबल थे. आई कुड मीट 80 पीपल आउट ऑफ 110 पीपल इन कुर्ग. दे वर प्रेजेंट ऑन द लॉन्च ऑफ कॉफ़ी. और मतलब सो थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड इंडिया इज मतलब गेनिंग दैट सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर श्योर. जी हाँ, एब्सोल्युटली. यू नो, कोई भी नई चीज़ जब शुरू होती है तो उस इंडस्ट्री के लोग जानना ही चाहते हैं, दे डोंट वांट टू बी लेफ्ट आउट. पर कितना वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कितना हम उससे पुश कर सकते हैं, आई थिंक दैट्स अनदर पॉइंट ऑफ द कॉइन. और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर नितिन जी ने बोली, मिस्टर अय्यर की, एंड दोनों ही हमारे दूसरे पैनलिस्ट ये मानते हैं कि जहाँ तक प्राइस रेफरेंस की बात है, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं या आपकी पूरी वैल्यू चेन है, वो इस प्राइस को ज़रूर देखती है. लेकिन पार्टिसिपेशन जहाँ तक आता है उसमें थोड़ी सी यहाँ पर अभी भी बैक एंड फोर्थ है. आपने हमें बताया कि 20 साल से अब कमोडिटीज़ यहाँ पर हैं, बहुत कुछ देखा है हमने, अप्स एंड डाउन्स एंड सस्पेंशंस एंड नई कमोडिटीज़. हमने तो रेगुलेटर चेंज होता हुआ भी देख लिया एक बार. तो अब यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन की जो दिक्कत है उसे एक्सचेंज सॉल्व करने के लिए या रेगुलेटर कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल पूछा मनीषा जी आपने, एंड वेरी रेलेवेंट फॉर द मार्केट्स एज वी स्टैंड टुडे. एंड ऑफ कोर्स आई शुड थैंक माय अदर एक्सपर्ट श्री राजीव जी एज वेल एज नितिन जी फॉर सेटिंग द टोन आल्सो, गिवन देयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस. So I think the first thing is जो मुझे जो दिख रहा है इसमें, there is a, though we are 20 years old, we are 20 years young also in that sense. That's what I would look at it, especially अगर आप capital markets को देखें, because capital markets have had an history out here with BSE being set up 135 years and all that. So in that sense we are 19 to 20 years young. So we are still, I would feel in that evolutionary phase, यानी एक तरीके से evolutionary phase में है. एंड लास्ट 20 years में हमने देखा है कि कई सारे कमोडिटीज में कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं, खासतौर पे एग्रीकल्चर, एटलीस्ट इन एनसीडीएक्स वी हैव बीन प्राइमरली फोकसिंग ऑन व्हाट आई कैन, जो अभी इज अ वेरी यूजफुल वर्ड, आत्मनिर्भरता. यानी एक आत्मनिर्भरता हमने 2003-4 से ही जब से हमने इस कमोडिटी एक्सचेंज की स्थापना की है, तब से हमने इस पे अपना पूर्ण विश्वास रखा है, इन द सेंस दैट जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज है या इवन नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटी, जिस कमोडिटी के बारे में मैंने जिक्र किया था शुरुआत में, दैट इज स्टील में, इसकी कोई पैरेलल नहीं है. वैसे व्हेन वी स्टार्टेड देयर वाज नो पैरेलल टू दिस कमोडिटी. ऑफ कोर्स नाउ उसके बाद चाइनीज एक्सचेंजेस वगैरह आ गई, बट इन दैट सेंस वी आर प्राउड टू से दैट वी सेट दैट बेंचमार्क इन इवन इन दोस डेज व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज लॉन्च्ड इन 2005, व्हिच इवन सम ऑफ द चाइनीज एक्सचेंजेस हैव सब्सिक्वेंटली एक्नॉलेज्ड. They have acknowledged in their own media forums. But having said that, both in the agri and the non-agri commodities, we have come a decent way. Of course, there have been some unfortunate episodes, like some of the commodities were banned. Even some of the key commodities continue to be in the banned list as of now. So that is in some sense affecting the confidence. But having said that, I think this journey must continue in the sense that the exchanges like NCDX should try to, that is what we are doing with media and as well as with our partners also and the industry at large, कि हम लोग चाहते हैं कि we want to spread this word because hedging is understood in a different way by different people. So it is sometimes essential कि हम लोग उसको एक simple परिभाषा में बताएं लोगों को कि क्या है. अभी जैसे if I can give an example,
अभी all of us take insurance, right? All of us take insurance for an unfortunate event that we hope doesn't happen, है ना? So in a sense, commodity derivatives is nothing but a commodity insurance. Commodity, अगर if I ask anyone of us in the audience कि that you get insurance for various things, like a life insurance है आपके पास, fire insurance है, theft insurance है, burglary insurance है, लेकिन कहीं भी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी प्राइस रिस्क इंश्योरेंस देती है क्या आपको? नहीं देगी, राइट? तो वो जिम्मेदारी सेबी ने और गवर्नमेंट ने कमोडिटी एक्सचेंजेस पे डाला है या स्टॉक एक्सचेंजेस पे डाला है जहां पे कमोडिटी सेक्शन है. So I think this journey is continuing. So I have been involved in this, just like Nitin ji, from the exchange side, I have been involved almost since the inception. And we have been trying to create awareness at our own levels, and forums like these definitely help. But this journey will continue, and we will come out with new products. We'll come out with products that are relevant to the market, especially in the Indian market. Because India, as I said, is going to be a huge, that is going to catapult into the third largest economy. So that brings with its own set of challenges on the commodity side. So with this, I would like to say that this journey will continue. The process of not only educating, but also seeking feedback from the market at large will continue. एब्सोल्युटली. नेक्स्ट राउंड अब यहाँ पर स्टील का ले लेते हैं एंड राजीव जी आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं. आप स्टील में काम करते रहे हैं, स्टील अब एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह से लौटा है और दूसरी बार लौटा है. पहली बार हमने बहुत ज़्यादा सक्सेस यहाँ पर आते हुए नहीं देखी. कैसे देखते हैं आप इसमें डिलीवरीज, प्राइस मैकेनिज्म और किस तरह से यहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है? स्टील इज रीजनलाइज वेरी बैलेंस्ड इन द कंट्री. हर मार्केट का अपना रेट है. लाइक यू रायपुर एक ईस्टर्न जोन में मार्केट है, एक हमने नॉर्दर्न में गाजियाबाद और मंडी गोविंदगढ़ है. ये जब पहले था दे वर हैविंग अ वन यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्ट. इफ यू हैव द जोनल कॉन्ट्रैक्ट्स, आई थिंक द पार्टिसिपेशन ऑफ द यूजर इंडस्ट्री स्पेशली, क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है अगर वो 1000 टन का स्टील कंजम्पशन करती है, दे कांट बाय 1000 टन एट अ वन गो. they have to invest. So it's for giving a margin of 4 or 5%. I think and they can hedge their orders with buying अपनी costing base पे किया, तो it's not a gambling or it's not a speculation. Normally India में एक concept ये चला आ रहा है. Even I am a responsible for my board in the company. You have to give disclosures कि भैया तुम betting अपना ये जो आप hedging कर रहे हो on which grounds कर रहे हो. अगर कल loss होगा, sometimes the income tax people they disallow you. So these regulations वो एक conception change करना है. This is not a betting. एक industrial commodity अगर आप hedge करते हो, it's pure business. क्लियरली अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, प्रोड्यूसर हो, अपस्ट्रीम हो या डाउनस्ट्रीम कंपनी हो, आपके पास वो अंडरलाइंग कमोडिटी तो है ही, एंड आई एम श्योर देयर आर कैलकुलेशंस कि आप कितना हेज कर सकते हो. वो भी एक चीज़ है जो बोर्ड अपने आप कैलकुलेट करता है, राइट? तो रिस्क मैनेजमेंट अगर हम अपनी कंपनी की बात करें, वी होल्ड अप टू स्टॉक्स फॉर 6 months. तो अभी इंडियन कमोडिटी मार्केट इज नॉट सो मैच्योर. वी स्टिल फॉलो द न्यूयॉर्क एंड इट यू वुड बी वेरी सरप्राइज दैट वहाँ अगर 100 kg बनता है, इंडिया प्रोड्यूसेस 300 kg. स्टिल वी वांट टू फॉलो द नाइबॉट. वी डू नॉट फॉलो द इंडियन मार्केट. व्हाई इज दैट? दिस इज व्हाट इज स्टिल हैपनिंग. तो अभी इंडियन मार्केट्स वी आर नॉट वेरी मेच्योर और वी आर नॉट टेकिंग एज अ बिजनेस कि अभी भी इवन द गवर्नमेंट और द अदर रेगुलेटर्स वो ये समझते हैं कि इट्स बेसिक स्पेकुलेशन. राजीव जी, बिफोर ये डिस्कशन हम यहाँ पर बात कर रहे थे स्टेज से, हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट शायद कॉटन की टैक्स ड्यूटी हटा देगी. गवर्नमेंट ने स्टील में ड्यूटी लगाई, फिर हटा दी, और आप उन चीज़ों को कैसे ट्रेड करेंगे? बिकॉज दैट प्राइस मूवमेंट इज सडन एंड हाउ विल यू हेज दैट? पर ये चीज़ें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी होती हैं. वहाँ पर भी हम देखते हैं ड्यूटीज़ आती हैं, जाती हैं, प्राइस कैप लग जाती है, मैक्रोज इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. वाई डू वी टेक इट सो सीरियसली एंड टू द हार्ट ओनली इन इंडिया? No, I think NIBOT doesn't calculate any duties throughout the world. It is a universal production contracts. तो उसमें किस कंट्री में क्या ड्यूटी है क्या नहीं है, that is not been taken into account because that is a universal contract. इंडिया में बात वही आ जाती है ना, if I am following NIBOT, like this year the prices are not following the NIBOT, तो मेरे को कंज्यूम तो इंडियन कॉटन करनी है. So that means I need to play on the Indian markets.
So, जैसे आपने कॉटन का एग्जांपल दिया एंड सो एज ऑफ नाउ जब हम कॉटन के प्राइसेस देख रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी सॉ मल्टी ईयर हाइज, हमने इतनी अच्छी करेक्शन भी वहाँ पर आते हुए देखी जोरदार, इंडियन मार्केट्स में भी वो हुआ, लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह के कॉटन के प्राइसेस चल रहे हैं हम थोड़ा सा डीकपल्ड नजर आते हैं इंटरनेशनल मार्केट से. We are. वुड यू से दैट्स ऑल्सो बिकमिंग अ फिनोमेना नाउ? अगर ऐसा ही रहा तो then people would forget using the NIBOD, they will start using the Indian market. नितिन जी, कमिंग टू यू विद ऑल ऑफ दैट, एंड जैसे आपने कहा कि कोई भी कमोडिटी लॉन्च हुई मैं 50 में सबसे मैं पहले था, आपका फिर यहाँ पर क्या रहा है? आप फर्स्ट 50 में तो थे ही, क्या आप फर्स्ट 50 एंड 100 एंड 500 में भी थे? क्या वो सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर रही? बिल्कुल. एक्चुअली क्या है, राजीव जी इसको देख रहे हैं एज अ एंड यूज़र एंड वी ट्रेड इट एज मोर ऑफ एज अ ट्रेडर, तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में डिफरेंस तो है ही है. बट सेइंग दैट जो रेगुलेटरी पार्ट है वो नाइबॉट में ही इज़ वेरी क्लियरली मैंशन कि नाइबॉट में दे डू नॉट टेक द ड्यूटीज बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्ट देयर. तो इसी तरह के प्रोडक्ट्स ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं एंड प्राइस पॉइंट जो हम डिफरेंट एक्सचेंजेस, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को हम प्राइस पॉइंट लेते हैं, वही एक सपना इंडियन गवर्नमेंट भी देख रही है कि थ्रू गिफ्ट सिटी एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग जोन बन जाए. और इस तरह की चीज़ें आई सी देम कि वो डेवलप हो रही हैं फॉर श्योर इन इंडिया एज वेल. बट एज ऑफ नाउ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इज़ राइटली मेंशन कि कॉटन में 20 दिसंबर के बाद क्या होना है अभी तक क्लियर नहीं है, विच इज़ एक्चुअली वेरी पेनफुल फॉर द इंडस्ट्री. सो एज अ ट्रेडर वी कैन टेक दैट हिट, बट फॉर अ पर्सन हु इज़ अ एंड यूज़र, या he's mentioned cotton, or there were few more contracts like steel we discuss, or maybe Castor we may discuss, वो एकदम से बंद हो जाते हैं. And 7 commodities which are highly traded in India and specifically on the trading platform, exchange trading platforms, वो उनका अभी तक कुछ 1 साल से ऊपर हो गया है. We do not have a clear clue. So that hurts the trader sentiment. So sustainability, what you asked, is there for sure. कि वो अगर पहले 50 में है तो अगले 100 में भी हैं, और but obviously it is the change of perspective. So, because you are in touch with the ground investors as well, so whether it's retail, corporate, and companies like Rajiv Ji's, what has been the story across board here? Because yes, it is a pain point the way Indian commodity markets are trading right now. Do these people keep coming back, or is there a bit of a distrust or a discouragement that you feel or experience? They keep on coming back. One of those traders is sitting here, and he'll be asking the same questions to Ramesh ji for sure. And he's come from Sirsa, I think, to discuss this. Part 1, part 2. हम जानना चाहेंगे आप कौन हैं? इतनी सारी आपकी बात हो रही है. And saying that, your second part is कि since all those guys who start considering this as a alternative trading platform or alternative means of delivery, तो उनके लिए एक distress भी होता है, discouragement भी होती है. But saying that on the other side, अगर because India is primarily a commodity country, तो अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है रेगुलेटर्स को और मे बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि बिकॉज ऑफ एक्सचेंज पैरानॉर्म्स कुछ वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, they call the commodity back for trading, or they suspend that for trading. So how relevant is that, and have we seen that precedence in international exchanges? No, we've never seen such precedence in international exchanges. Rather, जब भी volatility बढ़ती है तब एक alternative trading platform की ज़्यादा ज़रूरत होती है. This is my view, personal view, कि whenever you find a huge volatility or wherein people cannot commit, obey their commitments, so you need those platforms even much more than the spot markets. That is why we call it as a contract and a forward, difference of a contract and a forward contract. But can't say how regulators perceive it. But I'm very sure कि जब इतनी volatility बढ़ी हुई है तब इस तरह के contracts की और ज़्यादा ज़रूरत है.
इसके ऊपर रिलायबिलिटी और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा चिकन एग स्टोरी है, तो उतने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स और होने चाहिए। जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करते हैं तो क्रूड में इतना बड़ा नेगेटिव ट्रेड हो गया, बट ऑल दोज ट्रेड्स आर ऑनर्ड इन इंडिया। और उस वक्त अपनी कमोडिटी मार्केट बंद भी थी। निकल में इतना बड़ा मूवमेंट आया, इंटरनेशनल एक्सचेंज में उसको सस्पेंड किया गया, उसके बावजूद इंडिया में उसको ऑनर किया गया। सो वी आर फॉलोइंग ए वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिजाइम एंड सेइंग दैट जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं इंडिया के, दे आर एट पार विद एनी इंटरनेशनल मार्केट। सो it should be considered as a business, it should be considered as an industry, and commodity should be an asset class for sure. जब ऐसा हो जाएगा तो आई थिंक ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। जैसे कहा भी जाता है कि सोयाबीन का कॉन्ट्रैक्ट बैन किया गया और इंडिया तो सोयाबीन 5% ही करता है, बाकी तो इंपोर्ट ही करता है, तो इन दैट केस हेजिंग भी नहीं है, एंड इट्स नॉट दैट वी वर मूविंग द प्राइसेस हियर। दैट बीइंग सेड, स्टील के ऊपर जब हम यहाँ पर बात करते हैं, एंड इट्स अ रिलेटिवली न्यू कॉन्ट्रैक्ट, अ सेकंड ट्राई फ्रॉम योर साइड एज वेल, how do you look at the open interest, participation, the kind of delivery that you have made here? I'll just take over from where Nitin ji had left. That is, maybe what he said is right, that it is only in times of volatility, जब उतार चढ़ाव बहुत होती है, तेजी मंदी बहुत होती है, तब the need for such platforms with such clearly laid out settlement and clearing and settlement systems are most required. यानी vis-a-vis जो हाजिर मार्केट में जो जिस तरीके से लोग मुकरते हैं ऐसे मौके पे, ऐसे मोड पे, so the need for a exchange with a exchange platform with a robust clearing and settlement mechanism is never felt more important than what it was. So having said that, as regards the steel contract, अभी steel की launch भी एक तरीके से इस phase में ही हुई है, in the sense that we launched the contract when the market was seemingly coming down, and what we have seen is we have seen an encouraging participation. I have to be very frank on this, that in fact, the participation levels have actually slightly exceeded our expectations. In the sense that we were wary because the contract was there earlier, then it got delisted for a different set of reasons, or it was reintroduced again in NCDX. So there was a bit of a discontinuity. एक तरीके से market में जो offering थी हमारी, उसमें एक discontinuity थी. लेकिन having said that, with the support of all our channel partners and members like Nitin ji and many others, so we have been able to get back the participants. Of course, it is not nowhere near what it was in the earlier phase, just because it is slightly recent. लेकिन मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि we are seeing more participation in terms of the actual value chain, people from the actual value chain. Be it like I can give you a small example. Our contract is based out of Mandi Govindgarh. Now we have seen the producers of the billets, then the consumers or the processors of those billets, और साथ कुछ एक जो trading community है, who are dealing in that value chain, actively flock to our contracts. Now to give you some numbers, जैसे we just a couple of days ago we recorded in this limited time span at least around 5,000 metric tons or 500 contracts worth of trading, which is sort of and we should remember that this has no international reference. So this is purely an Atmanirbhar contract from the Indian market perspective. Pricing is Indian, the contract is Indian, of course participants are Indian. So we have been seeing the open interest move to around 3,500 tons, and most important deliveries. जो हमारे मंडी गोविंदगढ़ warehouse है, वहाँ पे we have attracted close to around 700 metric tons of billets. That too billets of a BIS grade. This is not a commercial grade billet. जो पहले हमारे पुराने अवतार में we used to see a lot of commercial that is non-BIS grade. But now what we are seeing is the entry of the BIS, Bureau of Indian Standard Quality Material flowing into our vessels. So of course we are just scratching the surface as we speak. All right, I've asked so many questions, but this is the time that we invite you कि आप अपने सवाल पूछें, अपने suggestions दें, आप लोगों को क्या सवाल हैं, क्या दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं, उसके बारे में बात करें. सबसे पहले मिस्टर सिरसा. हेलो, गुड इवनिंग, माय नेम इज़ गौरव. सबसे बड़ी दिक्कत तो सर ये है कि आप NCDEX में कभी भी कोई चीज़ बंद कर देते हो और जिससे ट्रेडर को काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. फेथ भी ख़त्म होता है ट्रेडिंग करने में. तो मेरा पहला सवाल तो यही है कि ये चीज़ें बंद क्यों की गई. देखिए, जो पिछले 19 जो एटलीस्ट खासतौर पर पिछले 15 साल से जो भी बंद हुए हैं वो लार्जली पॉलिसी की वजह से बंद हुई है, यानी एक्सचेंज की तरफ से बंद नहीं हुई है.
या रेगुलेटर की तरफ से बंद नहीं हुई है। मोस्टली क्या हुआ है कि जो मौजूदा सरकार है उस समय पे उन्होंने ये निर्णय लिया है, चाहे वो कोई भी कारण है, भले ही इन्फ्लेशन बोलते हैं, लेकिन हमने काफी स्टडीज भी ऐसे किए जहां पे ये पता चलता है कि इसका कोई ऐसे कंट्रीब्यूशन नहीं है जिस तरीके से लोगों का सोच है पॉलिसी मेकिंग में। तो एक तरीके से जो भी आ रही है, एक्सचेंज कभी बंद नहीं करती कोई कॉन्ट्रैक्ट। तो लेकिन ये इंडस्ट्री पे से ये सारी चीज़ें, आरएम सीड, चना, हाँ, सोयाबीन, हाँ, सोया तेल, हाँ, तो दिक्कत होती है हेजिंग करने में। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। मैं आपकी ये दुविधा भी मान सकता हूँ। आई एग्री दैट यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट, लेकिन दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड द एक्सचेंज एंड इवन द रेगुलेटर हैज नॉट बैंड। दिस हैज लार्जली कम, जो मौजूदा सरकार की जो घोषणा थी उसके तहत ये हुआ है, बिकॉज वी हैव नॉट बैंड इट। लेकिन ट्रेडर्स तो यही मानते हैं ना एनसीडीएक्स ने बैन किया है। देखिए, अभी मौजूदा में हम लोग इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं, ठीक है, कि जो भी होता है लोगों के पास पहुंच जाता है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, वेदर इज एक्सचेंज, वेदर इज अ रेगुलेटर या पॉलिसी मेकर है। तो इससे तो साफ पता चलता है कि ये जो बैन हुआ है वो बेसिकली गवर्नमेंट के डायरेक्टिव से बैन हुआ है, एंड होपफुली इन अ फ्यू डेज वी शुड बी गेटिंग, वी ऑल होप एंड प्रे दैट वी गेट इट बैक। तो स्टील का आपने एक ही सेंटर लॉन्च किया है, और आप और सेंटर लॉन्च करेंगे, जैसे गाजियाबाद है या तलोजा है, या कोई और सेंटर ऐड करने का आपका है, रायपुर में है, वो आप ऐड करने वाले? देखिए, ये मनीष जी, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी हमने वर्तमान में एक ही सेंटर से शुरू करा है, और द कॉन्ट्रैक्ट इज शेपिंग अप इन सर्टन वे, एंड इट इज, एज आई सेड, इट इज बेटर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। So all these things are open, in the sense that I don't want to give you a commitment at this point of time, but we have to also see कि अभी देखिए दूसरे सेंटर जुड़ने से जो हमने एग्री में भी देखा है कि कभी कभार क्या होता है कि if you add too many centers, फिर वो there is a issue of this basis risk, the sense that the pricing because of the premium discounts has to be announced in advance, correct? तो उसके कारण क्या होता है कि the whole trading the basis of the trading can change, जिससे कॉन्ट्रैक्ट का हेज इफेक्टिवनेस पे असर पड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ी डिसीजन है वैसे एक्सचेंज के लिए, टू ऐड और टू स्पेशली टू ऐड एनी न्यू सेंटर। तो व्हाइल योर पॉइंट इज एक्सट्रीमली वैलिड, बिकॉज इन द अर्लियर वर्जन वी हैड 6 centers, वी हैड अराउंड 5 to 6 centers वी हैड। तो वी वर एक्सपीरियंसिंग सर्टन, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एनी एक्सचेंज हैज टू अनाउंस द प्रीमियम डिस्काउंट मच इन एडवांस, whereas spot markets take their own sort of उसकी डायनामिज्म अलग है स्पॉट मार्केट्स की, when the deliveries are actually scheduled to happen. तो उस वजह से ऐसा होता है कि we will have a wait and watch approach, and we are extremely open to reviewing that part also, delivery part also, but we have started with one location, or we want to see how the participation comes in from the other centers and so on and so forth, and also the price differences. So there are a lot of other things that go before we want to take a call on adding a center. सर, मेरा क्वेश्चन गर्ग साहब के लिए, हाँ, कि सर कुछ प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस बताइए जो कॉटन में आपने किया हो पिछले 6 महीने या साल में, कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया हो जिसमें आपने डिलीवरी ली हो। इसमें 2 क्वेश्चन है, क्या आपको उसमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, नॉट टू कोट द नंबर्स। सेकंड, क्या क्वालिटी आप एक्सपेक्ट की या जो डील किया, क्योंकि कॉटन में डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वालिटी मिल जाती है सेम कॉटन की, तो क्या वो क्वालिटी मिली आपने यदि डिलीवरी ली जो फ्यूचर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट किया हो? कॉटन में ना सिर्फ 2 ही डिलीवरी सेंटर्स हैं, एक गुजरात है, एक महाराष्ट्र है। तो दैट क्वालिटी ऑफ कॉटन इज एंटायरली डिफरेंट देन व्हाट वी हैव इन नॉर्थ। तो 2018 तक देयर वर सम प्रॉब्लम्स कि इनका वेयर हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट जो MCX था, ही वाज मैनिपुलेटिंग थिंग्स, द क्वालिटी ऑफ कॉटन वाज नॉट अप टू द मार्क। पर उसके बाद स्ट्रिक्टनेस हैव गॉन हाई, तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन या हम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग, तो थिंग्स आर ओके। डिलीवरी मतलब क्वालिटी में इतना इशू अब नहीं है। इट ओनली हैपेंड इन 1 year, that was 2018. Panelists, thank you so much. Thank you. This has been complete pleasure having you on for this conference here, summit here. Thank you so much. Thank you, Tom. Thank you, Manisha. NCDEX presents Commodity की पाठशाला, powered by Money Control.